अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 301 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड्स टू डैश ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन। यानी ये जो एक कोऑर्डिनेट लाइन होती है आपके पास, उस पर जो रियल नंबर है वो किसे शो करता है। यानी ये एक कोऑर्डिनेट लाइन है, ठीक है। इस पर सेंटर में ज़ीरो होता है। इसे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ़्ट साइड पे आते जाएं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं ये आते हैं हमारे रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो हर जो भी पॉइंट हम यहाँ पे मार्क करेंगे, हर पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा अ यूनिक पॉइंट, यानी हर रियल नंबर जो है उसका एक यूनिक पॉइंट होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू को वो शो करता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो रियल नंबर्स के लिए सेम पॉइंट हो। There is one-to-one correspondence between the set of points on coordinate line and dash. One-to-one corresponding का मतलब क्या होता है कि जैसे एक फंक्शन है आपके पास 1 2 3 और एक और फंक्शन है जिसमें आपके पास a b c गिवन है। तो वन टू वन corresponding का मतलब है कि एक नंबर जो है ना उसका पेयर एक के साथ ही बन सकता है। जैसे 1a लिख दें, 2b लिख दें, 3c लिख दें, ठीक है। तो इसे कहते हैं वन टू वन करस्पॉन्डिंग, यानी एक नंबर एक के साथ ही मैच हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, सेट ऑफ पॉइंट और कोऑर्डिनेट लाइन, ये कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं इनकी वन टू वन करस्पॉन्डिंग किसके साथ होती है, रियल नंबर्स के साथ, ठीक है। ऊपर भी हमने देखा है इसके ऊपर रियल नंबर्स होते हैं, यानी एक रियल नंबर का एक पॉइंट होगा। Which of the following is associated to each point of थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस पे क्या होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमारे 4 ऑक्टेंट्स होते हैं, सॉरी 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एक्स वाई प्लेन में, और अगर 3 आ जाए एक्सेस, जैसे एक्स वाई जी है, तो फिर हमारे पास 8 उसके पोर्शंस बनते हैं जिन्हें हम ऑक्टेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है उसके अंदर हर एक नेचुरल नंबर को शो करता है, ठीक है। उसके बाद ऑल एक्सेस आर पॉजिटिव इन डैश ऑक्टेंट। जैसे क्वाड्रेंट है ना, तो क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से जो ऑक्टेंट होता है ना, जिसमें एक वाई एक्सिस है, एक जी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और तीसरा जी एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। तो इसके जितने भी ऑक्टेंट्स बनते हैं, टोटल 8 बनते हैं, तो उसमें से जो पहला होता है उसके अंदर सारे एक्सेस पॉजिटिव होते हैं, यानी उसके पेयर हम यूँ लिखते हैं, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जी भी पॉजिटिव है। The spherical coordinates of a point are these. What are its cylindrical coordinates? अच्छा जी, spherical coordinates कौन से होते हैं? spherical coordinates होते हैं r, थीटा, z, ठीक है। और साथ ही जो दूसरे हैं cylindrical coordinates, वो क्या होते हैं? ठीक है, ये सॉरी, ये जो हैं ये स्फेरिकल हैं, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल। अब हमें स्फेरिकल गिवन है, स्फेरिकल का मतलब है ये पी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। साथ में ये जो है थीटा गिवन है हमें, और ये जो वैल्यू है ये तीसरी वैल्यू किसकी होगी, फाई की। तो ये तीनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं, हमने आर, थीटा और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पी साइन फाई, ठीक है। और इसी तरह से जो थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि दूसरा वैल्यू हमें थीटा चाहिए और इधर भी थीटा है, तो थीटा को हम थीटा के ही इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। और जो जी है, जी का फॉर्मूला होता है पी कॉस फाई, पी कॉस फाई। तो आज जब हमने फाइंड करना है तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, पहली वैल्यू पी की होती है √3। इसी तरह से साइन फाई, फाई यहाँ पे हमें π/2 दिया हुआ है, ठीक है जी। साइन 90 अब हमें पता होना चाहिए 1 होता है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर हमारे पास आ गया √3। थीटा तो थीटा ही रहेगा, यानी जो इधर π/3 था थीटा की वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जी जब हमने फाइंड करना है तो जी फाइंड करने के लिए पी पुट करें और फाई पुट करें, तो पी हमारे पास √3 है, कॉस फाई, फाई की जगह π/2 आ रहा है, π/2 का मतलब है 90, तो कॉस 90 हमेशा 0 होता है, तो जी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है आर थीटा जी की फॉर्म में √3, π/3 और 0। तो यहाँ से ये फोर्थ ऑप्शन बन रही है हमारे पास करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर वेयर एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डी एफ बाई डी टी आपने फाइंड करना है, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो आप इस पे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि आपने अगर एमसीक्यू करना है तो उसमें इतना टाइम हमने वेस्ट नहीं करना, तो हम इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। आपने फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह वैल्यू पुट कर दें जो इन्होंने दी है 3t+1, तो इस x की जगह आ गया 3t+1। इसी तरह से y की जगह पुट कर दें 2t माइनस 2, इस y की जगह अगेन 2t, और y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2t को 3t से मल्टीप्लाई कर दें 6t स्क्वायर प्लस 2t 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ार 8t स्क्वायर। अब t स्क्वायर वाली दो वैल्यूज़ हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस 2t एज इट इज़। अब इसका आप ले लें डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू t हमें डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू t जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होती है और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस 2 इंटू टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्योंकि नीचे भी t है और ऊपर भी तो 1 आ जाएगा, तो ये बनता है -4t + 2। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमारी ए बन रही है। नेक्स्ट देखें, लेट w is equal to f of x y z and x is equal to some function, y is equal to some other function and z is equal to some third function, then by chain rule। अब chain rule के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपने इस w का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो पहले आप w को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। इसी तरह से w को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। साथ साथ लिखते जाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है w का विद रिस्पेक्ट टू x और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक हो गया। दरमियान में प्लस का साइन। अब w को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है आपने और फिर y को विद रिस्पेक्ट टू r, दरमियान में प्लस। अब w को विद रिस्पेक्ट टू z और फिर z को विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये पहली ऑप्शन ही हमारे सामने जो है ये करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखें जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज़ 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज़ 3, एंगल बिटवीन देम इज़ 45, वट इज़ a डॉट b। तो सबसे पहले तो a डॉट b का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a डॉट b इज़ इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड साथ में आ जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो a की मैग्नीट्यूड हमें उन्होंने दे दी है 2, b की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3 और कॉस थीटा यानी एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 2 3 ज़ार 6 और cos 45 जो है वो होता है 0.7071। अगर आप पॉइंट्स में निकालें तो 6 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.24, ठीक है। अक्सर पास्ट पेपर अगर आपको और इंटरनेट से आप देखें ना उसमें 6.2 उन्होंने मार्क किया है तो वो रॉन्ग है, 4.2 आता है। आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टीन्यूस एट ओरिजिन। अगर फंक्शन ओरिजिन पे कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, या नहीं है, ये हमने बताना है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो हमें लिमिट्स दी हुई हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जब होता है तो फंक्शन हमें 0 आंसर दे रहा है, अनडिफाइंड आंसर तो नहीं दे रहा ना। यहाँ पे अनडिफाइंड का मतलब है कि या तो इन्फिनिटी आ रहा हो, ठीक है। इन्फिनिटी कब आता है, जब ओवर में 0 हो, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो वो इन्फिनिटी होता है। और या अगर इमेजिनरी आंसर हो, और इमेजिनरी कब होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे नहीं है, ना तो हमारा आंसर अनडिफाइंड है ना हमारा आंसर इमेजिनरी है। तो ये दोनों कंडीशंस जब नहीं है इधर तो फिर हम कहेंगे कि जो एफ ऑफ 0 0 है ये क्या है, डिफाइन है, और जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा क्योंकि अगर हम एक्स और वाई को 0 पुट कर दें तो हमारा आंसर अनडिफाइंड नहीं हो रहा।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या ये कॉन्टिन्यूस है? ओरिजिन का मतलब जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि ओरिजिन का मतलब होता है 0.00, ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब है कि एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है। तो क्या ये फंक्शन उस पर कॉन्टिन्यूस है? ये देखें जी, यहाँ पे अगर हम 0 0 पुट करते हैं ना नीचे, तो ये फंक्शन हमारे पास जो लिखा हुआ है 3x² वाई ओवर x² माइनस y², इसमें अगर हम ओवर के नीचे 0 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0, तो 0 माइनस 0 0। अब ओवर के नीचे 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर तो अनडिफाइन हो गया। तो इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ 0 0 है वो नॉट डिफाइंड, वो अनडिफाइन है। नेक्स्ट देखें जी, let R be a closed region in two dimensional space. What does the double integral over R calculate? डबल इंटीग्रल जो है वो हमेशा रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल कैलकुलेट करता है, ठीक है। Which of the following formula can be used to find the volume of a parallelepiped with adjacent edges formed by vector A, B and C? अच्छा, जो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम होता है ना, जिसे हमने अगर वेक्टर्स की फॉर्म में फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है यूजुअली A क्रॉस B डॉट C, ठीक है। या अगर A के साथ डॉट ले रहे हैं तो फिर B और C का क्रॉस आएगा, और जिसके साथ क्रॉस आता है ना ब्रैकेट उसके साथ आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन बन रहा है A डॉट B क्रॉस C। ये गलत मार्क किया हुआ उन्होंने, दोनों डॉट भी नहीं हो सकते, दोनों क्रॉस भी नहीं हो सकते, ठीक है। और क्रॉस जो है वो हमेशा ब्रैकेट में आता है, डॉट ब्रैकेट में नहीं आता। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। 13 देखें, two surfaces are said to be orthogonal at point of their intersection if their normals at that point are perpendicular। ये आपको पेज नंबर 57 पे हैंडआउट्स में मिल जाएगा, आपने वहाँ से कंफर्म कर लेना है। बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम भी आपको बुक में पेज नंबर 84 पे दिया हुआ होगा हैंडआउट्स के अंदर, उसकी स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट आर, देन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ बोथ डैश ऑन आर। यानी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या होता है, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है ना तो उसकी एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू उसी इंटरवल के अंदर लाए करेगी। तो ये ए ऑप्शन है, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम नहीं होता, और कभी भी एक एब्सोलूट और एक रिलेटिव वैल्यू साथ नहीं आती, ठीक है। तो इसमें दोनों एब्सोलूट वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट है, लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ कॉन्टिन्यूस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई एंड एफ एक्स वाई, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपने लिए इन सम सर्कल सेंटर्ड एट अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, एंड डी जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा हैंडआउट्स के अंदर। अगर ये जो D है इसका आंसर 0 से बड़ा आए, और ये जो f ऑफ एक्स एक्स था इसके अंदर अगर ये नेगेटिव था यानी लेस देन 0 था, तो f की वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम होती है, ठीक है। बाकी इसके ना टोटल 4 केसेस आपको बुक के अंदर दिए हुए, तो ये चारों पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं, तो इन चारों को हम देख लेते हैं। अगर D जो है वो 0 से बड़ा हो और जो f ऑफ एक्स एक्स है वो 0 से छोटा हो, तो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है फंक्शन की वहाँ। और अगर d 0 से बड़ा हो और f ऑफ एक्स एक्स इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 यानी लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाता है, तो फिर रिलेटिव मिनिमम होती है। सैडल पॉइंट तब होता है जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए। नो कंक्लूजन हम तब ड्रॉ करते हैं जब हमारे पास d का आंसर 0 आ जाए। अगर d 0 आ रहा है तो फिर हम उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू लाया करती है फंक्शन की या मिनिमम लाया करती है, ठीक है। तो ये चारों कंडीशंस आपने याद रखनी है। नेक्स्ट के अंदर देखें, लेट द फंक्शन हैज़ कॉन्टिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, ये सेम ऊपर वाली आ गई है, लेकिन इसके अंदर जो है डी उन्होंने पूछा है कि इक्वल टू 0 हो, तो फिर क्या होगा। तो अगर डी इक्वल टू 0 हो तो फिर हम कहते हैं कि हम यहाँ से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। If R is equal to R1 plus union R2, where R1 and R2 are no overlapping region, यानी दोनों overlapping नहीं है, तो आप R1 लिमिट लगा के फंक्शन को इंटीग्रेट करें और R2 लिमिट लगा के फंक्शन को इंटीग्रेट करें, तो ये इक्वल होगा, क्योंकि R1 और R किन के यूनियन के इक्वल है ना, तो प्लस का मतलब भी एक तरह से यूनियन ही होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देती हूँ। यानी अगर यहाँ पे R1 है फंक्शन के साथ और दूसरा फंक्शन है जिसकी लिमिट R2 के अंदर, रीजन 2 के अंदर लाया करती है,
तो ये इक्वल होगा, यानी इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल होगा R1 और R2 का यूनियन जो है वो R के इक्वल है। तो इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे ना तो इसकी लिमिट एक ही R बनेगी, R1 R2 हटा देंगे, ठीक है। और f ऑफ एक्स वाई डी ए, यानी इस फंक्शन को 2 दफ़ा अलग अलग रीजन्स पे इंटीग्रेट करने की बजाय हम एक ही दफ़ा लिख के पूरे इंटरवल पे इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने जो बुक के अंदर पढ़ा था वो ये था कि आपके पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से रीजन है, साथ में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप उसको ओपन करते हैं ना तो आप उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, R1 के साथ अलग और R2 के साथ अलग। तो उन्होंने उसका ऑपोजिट दे दिया, यानी ओपन फॉर्म दे दी है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्लोज फॉर्म इसकी क्या होगी, ठीक है। तो ये नहीं देखना आपने कि ऊपर यूनियन है तो नीचे भी आप यूनियन सेलेक्ट कर लें, वो यूनियन फंक्शंस का नहीं है, ठीक है, वो यूनियन इसकी लिमिट्स का है। तो R1 और R2 का यूनियन लें तो सिर्फ R आता है। इफ़ एक्स वाई का एक फंक्शन है जिसमें x की लिमिट्स 0 से 2 तक हैं और y की लिमिट्स 1 से 4 तक हैं, तो ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट्स क्या होंगी। तो लिख लेते हैं हम 6x² + 4xy³ और डी ए की जगह हम dx dy लिखते हैं, ठीक है। अब आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अंदर dx लिखा है ना, तो अंदर वाली लिमिट x की पुट होगी जो कि क्या है 0 2, और बाहर अगर डी वाई लिखा है तो बाहर वाली लिमिट y की पुट होगी 1 से 4। ये नहीं करना कि पहले y आ रहा है तो इधर आप डी वाई लिख दें, पहले x की लिमिट है बाद में x की लिमिट है तो आप बाद में dx लिख दें, नहीं, अंदर dx है तो इधर भी अंदर वाली लिमिट x की आएगी, अगर बाहर y है तो अंदर बाहर वाली लिमिट y की आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बाहर x है, ठीक है, तो बाहर x की लिमिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 से 4 तक y की है तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट पे चलें तो बाहर फिर से dx है, ठीक है, तो यहाँ पे x की लिमिट हमें दी हुई है बाहर 0 2 और अंदर dy है तो अंदर y की लिमिट हमें दी है 1 से 4, तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। ये रॉन्ग होगा क्योंकि बाहर dx है और बाहर लिमिट जो है वो y की दी हुई है। यहाँ पे भी बाहर dx है लेकिन लिमिट 2 से 4 है, 2 से 4 तो कोई लिमिट है ही नहीं हमारे पास, तो बी ऑप्शन बन रहा है हमारा। 19 में भी इसी तरह से उन्होंने पूछा है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो पहले देखें बाहर dx है तो बाहर x की लिमिट होनी चाहिए, तो x की लिमिट तो 2 से 4 तक है, तो ये 0 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। बाहर जब आपको dy दिया हुआ है तो बाहर y की लिमिट होनी चाहिए जो कि 0 1 है, और अंदर dx है तो अंदर dx की लिमिट होनी चाहिए 2 4, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। इसमें बाहर dy है लेकिन बाहर 1 4 दी हुई है जो कि y की लिमिट नहीं है, बाहर dx है और dx की लिमिट तो 2 4 है, तो यहाँ पे 2 4 बाहर नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों रॉन्ग ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ r इज इक्वल टू दिस। अब इस फंक्शन की लिमिट्स आपने बतानी है, तो वही ऊपर वाला तरीका, बाहर देख लें कि आपके पास dx है तो बाहर x की लिमिट होनी चाहिए जो कि 0 4 है, तो वो तो 0 4 नहीं दिया हुआ बाहर, तो ये रॉन्ग है। बाहर dy है तो बाहर y की लिमिट होनी चाहिए जो कि 0 से 9 है, तो वो तो ठीक है। अब अंदर x की भी चेक कर लेते हैं, अंदर dx है तो x की लिमिट 0 से 4 तक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये अगले सारे जो हैं वो रॉन्ग होंगे। Which of the following number is associated to each point on a coordinate line? ये हम पहले कर चुके हैं, इसके अंदर रियल नंबर आता है। If a is greater than 0, then the parabola opens in which of the following direction? यानी ये जो a है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ये जो a होता है ये अगर पॉजिटिव है तो जो पैराबोला है ना वो इस तरह से अपवर्ड ओपन होता है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। और अगर a की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो फिर एक्स वाई प्लेन के ऊपर पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है, ठीक है। तो अपवर्ड ओपन होता है, यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हैं ना वो एक्स वाई की डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस है, ये एक्स की पॉजिटिव वाई की पॉजिटिव साइड होती है, ये वाई की नेगेटिव साइड होती है, ये एक्स की पॉजिटिव साइड होती है, ये एक्स की नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाई की तरफ ओपन हो रहा है ना, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज, अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। इसके स्फेरिकल क्या होंगे, स्फेरिकल हमने अभी ऊपर देखा था ना p थीटा फाई होते हैं, तो आपने एक्स वाई जी से p थीटा फाई में जाना है, ठीक है। तो p की जो फॉर्मूला p हमारे पास 2√2 आ गया, उसके बाद जो टेन थीटा है वो y और x होता है, तो थीटा इधर रखेंगे, टेन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, y की वैल्यू हमें √3 दी हुई है और x की 1 दी हुई है, तो √3 बाय
1। अब √3 का जब आप टेन इनवर्स लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 60, ठीक है। और 60 को जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं ना, रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें आंसर देता है पाई बाय 3 का। तो थीटा भी आ गया, साथ में हमारे पास पी भी आ गया। तीसरी चीज़ हमारे पास रह गई है फाई। फाई के लिए ये फॉर्मूला लिखा है हमने, जी की वैल्यू पुट करें, जी हमारे पास दिया हुआ है -2 ओवर √x² + y² + z² की वैल्यू आई थी 2 √2। तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गए। तो आप जब इसको 1 ओवर √2 की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो 0, 2 √2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट बन रही है। नेक्स्ट देखें, इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट देन इट्स लिमिट डैश एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। उसकी लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे ख्याल में नेवर होगा। यहाँ पे मे मार्क हुआ हुआ है तो आप इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। सपोज एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके पास जो फंक्शन है वो है x³ e पावर xy, x³ e पावर xy। इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सब में विद रिस्पेक्ट टू y है, तो विद रिस्पेक्ट टू y जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो x वाली टर्म्स हैं वो तो कांस्टेंट रहेंगी ना, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है। तो जो x³ है ये बाहर आ जाएगा और सिर्फ ये डेरिवेटिव आएगा y वाली टर्म का जो पे e पावर xy है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो x³ एज इट इज़, e का डेरिवेटिव तो वही होता है, इसकी पावर का अलग से जब डेरिवेटिव लेंगे तो x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर y का डेरिवेटिव 1, तो ये x की पावर 4 बन जाएगा e पावर xy। तो x पावर 4 e पावर xy, ये ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट देखें, x² y माइनस y³ प्लस लॉग x। इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लेंगे तो x² का तो 2x आ गया, y कांस्टेंट है वो वैसे ही, y³ कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, लॉग x का आ जाएगा 1 ओवर x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इधर स्क्वायर है यानी आपने इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, y भी कांस्टेंट है, और प्लस 1 ओवर x। 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x², और साथ में माइनस आ जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव तो लेना आता होगा ना आपको, ये काफ़ी हमने डिटेल से लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किए हैं ये चीज़ें। तो 2y माइनस 1 ओवर x², तो ये ऑप्शन 4th बन रही है हमारी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ़ द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि 0 0 पे वो डिफाइन है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस टू द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट। ग्रेडियंट और जो टेंजेंट प्लेन होते हैं ना वो दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। दो सर्फेसेज जो हैं are said to intersect orthogonally if their normals at every point common to them। इसका ऑप्शन होगा वैसे ऑर्थोगोनल, इसको आप पेज 78 पे चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में इसका ऑर्थोगोनल ऑप्शन है। बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, ये भी रिपीटेड है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डी अगर ग्रेटर देन 0 हो एफ ऑफ एक्स नॉट, ये भी हम कर चुके हैं। अब ये रिपीट हो रहे हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट देखें, द फंक्शन y माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इज कॉन्टिन्यूस इन द रीजन, ये कॉन्टिन्यूस कहाँ होगा, एंड डिसकॉन्टिन्यूस, उन्होंने पूछा डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ होगा। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है ऐसी पॉइंट, डिसकॉन्टिन्यूस मैंने अभी बताया था 2 तरह से हो सकता है, अगर फंक्शन या तो अनडिफाइन हो या अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा हो, ठीक है, यानी वो इमेजिनरी नंबर बन जाए। तो अंडर रूट के अंदर माइनस कब आएगा, अगर हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है, यानी अगर x जो है वो y से बड़ा हो जाए तो फिर ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू में से जब भी हम बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं ना तो आंसर माइनस में आता है। तो y को छोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है, इक्वल होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 होता है, वो तो ना तो अनडिफाइंड है ना ही इमेजिनरी है, ठीक है। अगर y बड़ा है तो बड़ी वैल्यू में से जब भी आप छोटी वैल्यू माइनस करें आंसर पॉजिटिव आता है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब है अगर इमेजिनरी यानी अंडर रूट के अंदर माइनस आए, तो वो तब होगा अगर y छोटा है, छोटे में से आप बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन है, यानी x बड़ा हो जाए और y छोटा हो जाए। प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
सरफेस, प्लेन जो है वो सरफेस की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला दोबारा से रिपीट हो गया। तो इसमें आज हमने इतने ही क्वेश्चंस किए हैं, तो काफ़ी सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो अगर फिर भी अगर किसी MCQ में किसी कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है आपकी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।